आप में से किसी का आई थिंक माइक खुला हुआ है, माइक बंद कर दें आप लोग ताकि मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँ। ठीक है, हो गया। एक मिनट बेटा। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं की क्योंकि यहाँ पर जो है रॉड एंड कोन प्रेजेंट नहीं होते हैं, इस वजह से यहाँ पर कोई इमेज फॉर्म नहीं होता। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि आई के अंदर एक येलो स्पॉट होता है जिसको फोविया कहते हैं। ये हाईली सेंसिटिव पार्ट होता है और बेसिकली इमेज यहाँ पर फॉर्म, बेसिक इमेज जो है वो यहीं पर फॉर्म होता है। और इसके अलावा भी अगर जहाँ जहाँ इमेजेस फॉर्म हो भी रहे हैं, लेकिन बेसिक सबसे सेंसिटिव पार्ट यही है येलो स्पॉट। यहाँ पर हायर जो है कंसंट्रेशन होती है कोन्स की, और ज़्यादा बेटर जो कहते हैं ग्रेटर डिटेल और बेटर कलर्स जो है वो येलो स्पॉट पे फॉर्म होते हैं। ठीक है, फिर जितनी भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जमा होती हैं, सॉरी लाइट इम्पल्सेस यहाँ जमा होती हैं, वो कन्वर्ट हो जाती है रॉड एंड कोन्स के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में, और फिर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाती हैं ब्रेन में, और ब्रेन फिर उसे कन्वर्ट कर लेता है एक प्रॉपर इमेज में जिसका साइज भी प्रॉपर होता है, क्योंकि जो इमेज आई के अंदर फॉर्म होता है उसका जो साइज है वो भी उतना नहीं होता बल्कि शॉर्टर होता है, प्लस जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उससे, और प्लस ये कि वो इन्वर्टेड होता है, ब्रेन में जाके वो इरेक्ट होता है और हमें नजर आता है फिर वो इरेक्टेड इमेज। अच्छा, फिर इसके बाद हमने देखा कि पैसेज ऑफ लाइट क्या है आई के अंदर। सबसे पहले आई में लाइट दाखिल होती है कॉर्निया में। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट लेयर है और वो लाइट रेस को रिफ्लेक्ट होने में मदद देती है। फिर कॉर्निया से लाइट जाती है एक्वस ह्यूमर में दाखिल होती है, जो बिल्कुल कॉर्निया और लेंस के दरमियान फ्लूइड है जो भरा हुआ होता है उसके अंदर। एक्वस ह्यूमर से फिर लाइट दाखिल होती है प्यूपिल में, फिर प्यूपिल से वो दाखिल होती है लेंस में, फिर लेंस से दाखिल होती है वो विट्रियस ह्यूमर में, और फिर विट्रियस ह्यूमर से वो पहुंचती है रेटिना में, जहां से फिर रॉड एंड कोन्स की मदद से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होकर वो जाती है ऑप्टिक नर्व में, और फिर ऑप्टिक नर्व से ब्रेन में। तो ये है पूरा पैसेज ऑफ लाइट इन द आई। अच्छा, अब फिर अब हम लेंस के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ओकोमोडेशन क्या है। ओकोमोडेशन है एबिलिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स शेप एंड फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। लेंस की एक एबिलिटी है कि वो अपना शेप को चेंज कर लेता है और फोकस करता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, जो डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर अगर रखे होते हैं। अगर आप एक पेंसिल को अपनी आंख के सामने रखें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंख के करीब लाते जाएं तो आपका लेंस अपने शेप एंड साइज को चेंज करता रहेगा और टिप के ऊपर फोकस करता रहेगा। और आप जब उस पेंसिल को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते जाएं तो और आप टिप पे फोकस करते रहें तो आपका लेंस ऑटोमेटिकली उस पे फोकस करता रहेगा और आपका इमेज बना रहेगा। तो ये एबिलिटी ऑफ द लेंस कहलाती है ओकोमोडेशन। और ये ओकोमोडेशन किस पे डिपेंड करती है? इलास्टिसिटी ऑफ द लेंस, एक्जिस्टेंस ऑफ सिरेली मसल्स एंड सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ठीक है, अच्छा अब हम ये देख लेते हैं कि जब हम करीब की चीजों को देख रहे होते हैं, आप लोग अगर इसको नोट डाउन कर ले तो आपको बहुत फायदा होगा। करीब की चीजों को देख रहे होते हैं तो लेंस कैसा हो जाता है? लेंस जो है थोड़ा सा थिक हो जाता है, और ताकि उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाए। फोकल लेंथ कौन सी जगह होती है? फोकल लेंथ वो पॉइंट होता है जहां पे लेंस सारी लाइट रेस को फोकस कर देता है। ठीक है, उसको जो है
मर्ज कर देता है, फोकस कर देता है। तो उस वक्त क्या हो रहा है, मसल्स की क्या कंडीशन होती है, क्योंकि आपके पास पेपर्स के अंदर आपके जितने भी एमसीक्यूज हैं उसके अंदर यही पूछा जाता है कि जो मसल्स हैं उनकी क्या पोजीशन थी, लेंस कैसा था, कौन से इमेज को फोकस कर, अगर वो करीब के इमेज को देख रहा था, नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख रहा था तो क्या पोजीशन थी, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहा था तो क्या पोजीशन थी। तो लेंस का तो मैंने आपको बता दिया कि लेंस करीब की चीजों को देखते हुए उसका डायमीटर बढ़ जाता है और थिक हो जाता है वो, ठीक है। और जब वो दूर की चीजों को देख रहा होता है तो वो थिन हो जाता है। फिर मसल्स की भी कुछ हम लोग देख लेते हैं, मसल्स की क्या कंडीशन होती है। सिलरी मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं करीब की चीजों को देखते हुए, जिसकी वजह से सरकमफ्रेंस जो है वो उसका रिड्यूस हो जाता है और इसकी वजह से पुल जो है वो सेंसरी लिगामेंट्स के ऊपर रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जो है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट की जो रेज होती है वो रेटिना पर फोकस हो जाती है। फिर जब दूर की चीजों को देख रहे होते हैं तो क्या होता है, लेंस रिलैक्स, दोनों सूरतों में अपोजिट काम हो रहा है। ये दोनों सेंसरी सिलरी मसल्स और सेंसरी लिगामेंट्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब फिर इनका जो है स्ट्रेच हो जाता है लेंस और फिर थिन हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है और फिर फोकस हो जाती है वो रेटिना पे जाकर। अच्छा, फिर वाई वी आर हैविंग टू आईज, अल्लाह ताला ने हमें टू आईज क्यों दी हुई है, बिकॉज इट इज हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ एनी ऑफ, उसको 3 डायमेंशनल व्यू देख रहे होते हैं। इससे ये फायदा होता है, एक तो आपकी जो आंखों में मौजूद जो ब्लाइंड स्पॉट है वो कवर हो जाता है। वो ब्लाइंड स्पॉट को कवर होने की वजह से हमें पूरी जिंदगी ये बात पता ही नहीं चलती कि हमारी आंख में ऐसा भी कोई कोना है जहां हमारा इमेज फॉर्म नहीं हो रहा है या हमें वहां से नजर नहीं आ रहा है। और ये किसी भी एनिमल को बेटर चांसेस प्रोवाइड करता है फॉर सर्वाइवल। अच्छा, फिर इसके बाद फिर हम देखते हैं कि डिम लाइट और जो है ब्राइट लाइट के अंदर आई की सिचुएशन क्या होती है, प्यूपिल की कंडीशन क्या होती है। जब डिम लाइट होती है, आपने कभी अंधेरा करके जो है आप अपनी आंखों को, मतलब अंधेरा इस तरह से करिएगा कि आपने एक कमरे डार्क रूम में जाके शीशे के सामने अपनी आंख को बड़े गौर से देखिएगा और एक टॉर्च पास रख लीजिएगा। जब आप टॉर्च लाइट को अपनी आंख की तरफ करेंगे तो आपको बाकायदा नजर आएगा कि जो प्यूपिल है वो इस तरह से छोटा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप उस पर और फिर जब आप टॉर्च लाइट को हटा देंगे तो प्यूपिल इस तरह से फिर बड़ा होता हुआ दिखेगा आपको। तो ये एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू आप अपने प्यूपिल का इनलार्ज होना और स्मॉल होना आप अच्छे से जो है नोट कर सकते हैं। तो अब होता क्या है कि ये जो आयरिस है एक्चुअली जो कि ओपनिंग ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल कर रहा होता है, फिक्स कर रहा होता है द एंट्रेंस ऑफ आई इनसाइड द आई बॉल। तो ये क्या होता है, आयरिस के अंदर 2 तरह के मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स, ये आप देख सकते हैं जो सर्कुलर है, और रेडियल मसल्स जो सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो अब क्या है, ये सर्कुलर मसल्स जो होते हैं जिस वक्त इनलार्ज करना होता है, यानी कि डिम लाइट में इनलार्ज करना है, प्यूपिल का साइज और खोलना है, तो सर्कुलर मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं, ठीक है। और जब ब्राइट लाइट होती है तो सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने से सर्कुलर मसल्स के प्यूपिल बंद हो जाता है, ठीक है। तो अब और आपने याद रखना है ये दोनों मसल्स एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। अगर डिम लाइट के अंदर सर्कुलर मसल जो है वो रिलैक्स हो रहा है तो रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से प्यूपिल का साइज इंक्रीज हो रहा है और मैक्सिमम लाइट एंटर हो सकती है आई बॉल के अंदर। और जब हम यहाँ देखें तो प्यूपिल जो है वो स्मॉल है, क्यों, क्योंकि सर्कुलर मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं
और आयरिस के जो रेडियल मसल्स हैं वो रिलैक्स हैं, जिसकी वजह से कम लाइट आंख में एंटर हो रही है और रेटिना को डैमेज से बचा रही है। तो ये हो गया हमारा आई का। फिर इसके बाद हमने पढ़ा हार्मोन्स को, हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखे, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स देखे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो कि डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो ग्लैंड्स विद डक्ट्स होते हैं, जिसकी एग्जांपल थी स्वेट ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स। अच्छा, फिर इन ग्लैंड से निकलते हैं हार्मोन्स, यानी कि बॉडी इंटरनली जो है वो किस तरह कोऑर्डिनेट करती है, इंटरनली अपने डिफरेंट पार्ट से बॉडी कोऑर्डिनेशन कर रही होती है थ्रू हार्मोन्स। तो ये हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस, chemical messengers substances which are produced by the gland, and they are carried away by the blood to the specific organ or part of the body which is known as target organ. Once they have performed their function, yeah, the extra hormone or that hormone is destroyed in the liver. यानी कि जो हार्मोन्स अब अपना फंक्शन कर चुके हैं, या एक्स्ट्रा है या मतलब लेटर ऑन वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं लिवर के अंदर। ठीक है। अच्छा, ये जो हार्मोन ये इनका जो इजीली फ्रॉम सेल टू सेल, ठीक है, एंड कैन इजीली पास आउट इन द ब्लड कैपिलरीज। फिर इसके बाद हमने कुछ ग्लैंड्स को देखा, उसके ऊपर मैंने आपको वीडियो दिखाई, जिसमें सबसे ज्यादा एड्रेनल ग्लैंड्स जो कि किडनी के पास मौजूद होते हैं, और ये प्रोड्यूस करते हैं एड्रेनलिन, जिसे कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन इसको इसलिए कहते हैं, ये इमरजेंसी के वक्त रिलीज होता है, और जब ये रिलीज होता है इसका टारगेट ऑर्गन होता है लिवर बेसिकली। और क्या होता है कि ये जब रिलीज होता है तो जो लिवर ने ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन में प्रिजर्व किया हुआ होता है बॉडी के अंदर, स्पेशली लिवर के अंदर, तो वो जल्दी से उसे कन्वर्ट करना शुरू कर देता है उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, ताकि ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाए। और वो शुगर लेवल बढ़ने से वो शुगर जो है, ये ग्लूकोज जो है वो मसल्स के पास पहुंचे और जल्दी जल्दी मसल्स कंडीशन में वर्क कर सके, भागना है, दौड़ना है, लड़ना है, जो भी कुछ करना है उस वक्त वो काम आ सके। और ये जो एड्रेनलिन है ये हार्ट की एक्टिविटी को भी बढ़ा देता है, हार्ट जो है वो तेजी से धड़कने लगता है, इट स्टार्टेड टू बीट फास्टर सो दैट more oxygen can be provided to the brain and to the muscles. ठीक है। फिर इसके बाद पेनक्रियास के अंदर जो है इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, स्पेशली द पार्ट ऑफ द पेनक्रियास विच इज नोन एज आइल्स ऑफ लैंगरम। मैंने जो आपको वीडियो शेयर की थी उसमें पूरी पिक्चर दिख रही थी। ठीक है। इंसुलिन का भी टारगेट ऑर्गन क्या है? लिवर एंड मसल्स के। इंसुलिन जब प्रोड्यूस होती है तो वो क्या करती है? पहले तो प्रमोट करती है अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल्स, लेकिन जब सेल्स के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है तो इट आल्सो प्रमोट्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज इन द लिवर। ठीक है। अच्छा, फिर हमने इसमें डायबिटीज की भी बात की थी कि जिन लोगों को शुगर हो जाती है, शुगर जिसे कहते हैं डायबिटीज हो गई, तो क्या होता है, वो जो एक्स्ट्रा शुगर जो इनकी बॉडी में मौजूद होती है वो क्या होता है कि वो उनके यूरिन के थ्रू बॉडी से निकलने लगती है, क्योंकि इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि वो यूरिन के थ्रू भी निकलने लगती है। और जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो ब्लड प्लाज्मा में भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वाटर जो है कंसंट्रेशन उसकी कम होने लगती है। हर वक्त जो है जिसको डायबिटीज होती है उसे प्यास लगती रहती है, थकावट महसूस होती है और ज्यादा वो यूरिनेट करता है। तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ता है? उसको जो है इंसुलिन इंजेक्ट करनी पड़ती है, और इवन के जितनी इंसुलिन वो इंजेक्ट कर रहा होता है उसी के मुताबिक उसको कार्बोहाइड्रेट इंटेक भी अपनी मेंटेन करनी पड़ती है, कि कभी ऐसा होता है कि जो इंसुलिन लेते हैं एकदम से उनका ग्लूकोज लेवल डाउन भी हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गया डायबिटीज।
अच्छा, फिर ये जो केमिकल कंट्रोल की जो हमने बात की हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स ना सिर्फ एनिमल्स में निकलते हैं, प्लांट्स में भी निकलते हैं। ये मैं सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ, जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स आते हैं प्लांट के अंदर, ऑक्सिन जिसका काम है कि वो सेल को की इनलार्जमेंट के काम आता है माइटोसिस के वक्त, ठीक है। और साथ में जो होता है न्यू सेल्स की ग्रोथ में काम हो रहा होता है ऑक्सिन, यानी कि ऑक्सिन इज बेसिकली कंसिडर विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट बॉडी। जो कि जिस वक्त फ्रूट राइप हो रहे होते हैं, फ्रूट राइपन अप हो रहे होते हैं, तो ये उस वक्त जो है वो काम आ रहा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये चैप्टर रिवाइज। अच्छा, फिर ये था कि बॉडी में हार्मोनल एक्टिविटीज को कौन स्लो डाउन कर सकता है, तो उसमें कुछ ड्रग्स आ जाती हैं, अल्कोहल वगैरह जो है वो लिवर के फंक्शन को और सबको अफेक्ट करते हैं। अल्कोहल जो है वो भी अफेक्ट करता है। तो चलिए, तो अभी हम आगे अपने चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इनको और देख सकेंगे। अब है क्वेश्चन आंसर टाइम। आपने कुछ